सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में नए खबरों के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं प्रीति विष्ट। तो क्या कुछ खबरें आज आप इस बुलेटिन में देखने वाले हैं वो जरा आपको संक्षेप में बताते हैं। हम बताएंगे इस बुलेटिन में यूपी की बड़ी खबरें, क्योंकि मुख्यमंत्री उपचुनाव में पूरी तरह से जुटे हुए हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो आरोग्य वन सेना में जो योगासन किया है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री का आज का दिन भी बेहद व्यस्त रहने वाला है, जिसमें आज देश के पहले सी प्लेन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही नजरें मुख्यमंत्री पर भी हमारी लगी रहेंगी, क्योंकि जो उपचुनाव होने हैं उनके लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। तो ऐसे में ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है। मलहनी देवरिया सदर में मुख्यमंत्री की रैली है और साथ में पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं एक बहुत ही अहम फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई केवल और केवल शादी के लिए अपना धर्म बदलता है तो वो वैध नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। और विदेशी खबरों की बात करें तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के बयान के बाद देश और यूपी में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां जिस तरह से एक शिक्षक का सिर कलम किया गया था और उसके बाद जो तमाम खबरें सामने आई हैं तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही और छोटी बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की और पूरे देश भर की अगले आधे घंटे में। तो आज है राष्ट्रीय एकता दिवस और हर साल 31 अक्टूबर को हम मिलकर इस दिन को मनाते हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। देश इस साल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मना रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में आजादी के आंदोलन में और 560 जो रियासतें थी, जो देश की अलग अलग रियासतें थी, उनको एकजुट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि जो काम असंभव लग रहा था उसे लौह पुरुष ने संभव कर दिखाया। वो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। पटेल के राष्ट्र को एकजुट करने के प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं उस जगह पर जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति है, पटेल की मूर्ति है और ये तस्वीरों में भी आपको नजर आ रही है। तो गुजरात दौरे पर है प्रधानमंत्री और कल की तरह आज का दिन भी काफी व्यस्त है। अब से बस थोड़ी ही देर में पहले आरोग्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया, साथ ही योग भी किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 8 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद प्रधानमंत्री एकता परेड ग्राउंड जाएंगे। यहां प्रधानमंत्री सी प्लेन का उद्घाटन करने के लिए अहमदाबाद को रवाना हो जाएंगे। तो देखिए, बड़े ही व्यस्त कार्यक्रम है और कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार सरोवर बांध की एक बेहद खूबसूरत लाइटिंग का शुभारंभ किया। दिखाते हैं आपको तस्वीरें, देखिए कैसे रात में ये पूरा डैम जगमगा रहा था रंग बिरंगी रोशनियों से। तो ये तिरंगा बना पहले रोशनी से और फिर देखते ही देखते पूरा डैम रंग बिरंगी लाइट से झिलमिला उठा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर डैम की आकर्षक लाइट का आनंद लिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं केवड़िया गुजरात की, जहां सरदार सरोवर डैम में कुछ इस तरह से रोशनी की गई है। और कल देर शाम प्रधानमंत्री कैक्टस गार्डन भी गए। केवड़िया का जो कैक्टस गार्डन है, ये कैक्टस गार्डन अपने आप में बहुत अनोखा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो कैक्टस, जो कांटेदार प्लांट हैं, बड़ी ही खूबसूरती से इनको सजाया गया है और इनकी लाइटिंग भी इतनी खास की गई है कि इन्हें बस आप देखते ही रह जाएंगे। देखिए, किसी जादू नगरी सा ये पूरा गार्डन नजर आता है। कैक्टस गार्डन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने गार्डन में कुछ वक्त भी बिताया। तो गुजरात के केवड़िया की तस्वीरें हैं जहां कैक्टस गार्डन का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। तो दो तस्वीरें हैं, देखिए जरा। सरदार सरोवर बांध की, वहां भी रोशनी से पूरा बांध नहा रहा है और दूसरी तस्वीरें हैं कैक्टस गार्डन की। इन कटीले पौधों को कितनी खूबसूरत तरीके से संजोया गया है, कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ लगाया गया है और कितनी सुंदर लाइटिंग की गई है, इन दो तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो आज भी गुजरात में ही है प्रधानमंत्री और आज भी कई सारे कार्यक्रम है और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है सी प्लेन का उद्घाटन। तो उससे पहले क्या कुछ कल रहा था वो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। आज की बात करें तो योग आसन के साथ सुबह की शुरुआत हुई है।
तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने केवड़िया में आरोग्य वन समेत कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। चिल्ड्रन पार्क, जंगल सफारी की भी शुरुआत की है। इस दौरान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी, नदी में क्रूज, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन का प्रधानमंत्री ने जायजा लिया है। तो ये सब तस्वीरों को हम समेट कर आपको दिखा रहे हैं। शीशे के उस पार टाइगर और सामने नरेंद्र मोदी। तोते के साथ खेलते पीएम मोदी। हिरण का झुंड। बंद पिंजरे से उड़ते परिंदे। वाइल्ड लाइफ सफारी पर पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में हैं। यहाँ पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले पीएम ने औषधि मानव मिशन की शुरुआत की। ये कार्यक्रम केवड़िया जिले में था। यहाँ न्यूट्रिशन पार्क में पीएम मोदी टॉय ट्रेन के जरिए पहुंचे और फिर औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस न्यूट्रिशन पार्क को खास तौर पर बच्चों के लिए तैयार किया गया है ताकि न्यूट्रिशन के प्रति बच्चे जागरूक रहें। न्यूट्रिशन पार्क के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क पहुंचे और इस पार्क का भी उद्घाटन किया। जूलॉजिकल पार्क के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी गुजरात के सीएम के साथ पार्क के भ्रमण पर निकले। सबसे पहले पीएम मोदी ने पैदल ही घूमकर पार्क को देखा। इस दौरान टाइगर और बाकी जीवों को पीएम मोदी ने बड़े करीब से देखा। कुछ देर पैदल घूमने के बाद पीएम मोदी एक विशेष गाड़ी पर सवार हुए और फिर इस विहंगम पार्क की सफारी पर निकल पड़े। इस दौरान एक जगह पर पीएम मोदी रुके तो एक लड़की तोते लेकर उनके पास आ गई और तोतों को पीएम मोदी ने हाथ पर रख दिया। कुछ देर तक तोते के साथ खेलने के बाद पीएम मोदी ने लड़की को तोता वापस कर दिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पिंजरे में बंद सफेद कबूतरों को आजाद किया। पीएम ने अपने हाथों से कबूतरों और तोतों के पिंजरे को खोला। पार्क में घूमते हुए पीएम मोदी की गाड़ी उस ओर भी पहुंची जहां हिरणों का झुंड रहा था। काफिले को देखकर पहले तो हिरण अलर्ट हो गए और फिर अपनी प्रकृति की तरह ही वहां से भाग गए। केवड़िया के सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ आपका मन मोह लेगी और शायद इसीलिए पीएम मोदी भी खुद को रोक नहीं पाए और पूरे काफिले के साथ पार्क का भ्रमण किया। पार्क घूमने के बाद प्रधानमंत्री का काफिला अपनी सरकारी गाड़ी पर सवार हुए वहां से निकल गया। और एक बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह धर्म छिपाकर इन दिनों शादी हो रही है और कईयों को मौत के घाट भी उतारा जा रहा है, ऐसे में धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दे दी है। दरअसल जो याची परिवार है, उसके परिवार वालों ने उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने विवाहित जोड़ी की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक याची मुस्लिम है तो दूसरा हिंदू है। लड़की ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार किया और 1 महीने बाद 31 जुलाई को शादी कर ली। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि महज शादी करने के लिए ही धर्म परिवर्तन किया गया है। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नूरजहां बेगम केस के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि
कि शादी के लिए धर्म बदलना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इस केस में हिंदू लड़कियों ने धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी की थी। सवाल था कि क्या हिंदू लड़की धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है और क्या ये शादी वैध होगी? तो फिलहाल कोर्ट ने कह दिया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। देखिए, यह मामला मुजफ्फरनगर के धर्म परिवर्तन का है और इसमें जो महिला है उनका नाम समरीन था और वह एक मुस्लिम समुदाय से थी। उन्होंने 20 जून 2020 को धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपनाया और जिसके बाद उन्होंने 31 जुलाई 2020 को नितिन कुमार के साथ विवाह संपन्न करा आर्य समाज मंदिर में। विवाह के बाद समरीन में उनके पति नितिन कुमार उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 में याचिका दाखिल करी। याचिका दाखिल 226 में की कि उनको वैवाहिक जीवन में घर या उनके समाज वाले प्रताड़ित व परेशान ना करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि मज़हब इस्लाम कतई तौर पर किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि शादी या विवाह के लिए किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाए। मज़हब इस्लाम किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता है। जो इस्लाम में आस्था रखता हो, इस्लाम के अक़ीदों के हिसाब से ज़िंदगी गुजारना चाहता हो, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने धर्म को, अपने मज़हब को छोड़े। और अब बात करेंगे कल हुई यूपी कैबिनेट की बैठक की। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर का विस्तार होगा, मिर्जापुर जिले के विकास कार्यों पर फोकस होगा, बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन को मंजूरी मिली है, कमर्शियल जमीन की रजिस्ट्री में भी भारी छूट दी गई है। तो जहां पहले 35% देनी पड़ती थी रजिस्ट्री की रकम को, लेकिन अब इसे 20% कर दिया गया है। तो यानी कि बहुत बड़ी छूट, 15% की छूट यहां पर दी गई है। और अब बात उपचुनाव की करते हैं। तो उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री योगी आज भी पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे। कई जगह जनसभाएं हैं जिनको संबोधित करेंगे। मल्हनी और देवरिया सदर में चुनावी रैली में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे। दोपहर 12:25 पर राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में पार्टी उम्मीदवार सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:05 में सिकरारा बाजार चौराहे के नजदीक का बागीचा जौनपुर पहुंचकर पार्टी उम्मीदवार मनोज सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं उपचुनाव पर भी ध्यान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और आज भी जनसभाएं हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं जल्द ही। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्री के शानदार नतीजे सामने आए हैं। रिटेल और जियो के बिजनेस में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस साल RIL का शेयर 35% उछला। 23 मार्च से अब तक RIL के शेयर में 131% तक की तेजी दर्ज की गई है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस पर खुशी जताई है। पेट्रो, रिटेल, डिजिटल बिजनेस में शानदार प्रदर्शन हुआ है। रिटेल बिजनेस में हालात बेहतर हुए हैं, तो ये कहना है मुकेश अंबानी का। उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ को फोकस में रखकर ही आगे भी बिजनेस करेंगे। दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 9,567 करोड़ रुपए का है। आमदनी 27.2% बढ़त के साथ 1,28,385 करोड़ रुपए रही है। वहीं दूसरी तिमाही में करीब 30,000 नई नौकरियां भी दी गई हैं। दूसरी तिमाही में जियो का शानदार प्रदर्शन रहा है। जियो की कंसोलिडेटेड आमदनी 21,708 करोड़ रुपए है। जियो का नेट मुनाफा अगर हम आपको बताएं तो वह है 3,020 करोड़। जियो के अब तक 40.56 करोड़ कस्टमर बन चुके हैं, यानी कि 40 करोड़ 56 लाख इसके कस्टमर बन चुके हैं। रिलायंस रिटेल का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। तो दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड आय 30% बढ़कर 41,100 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और वहीं दूसरी तिमाही में नेट मुनाफा अगर हम आपको बताएं तो वो 973 करोड़ रुपए है। और देश भर में रिलायंस रिटेल के 11,931 बड़े स्टोर हैं। तो कई लोग निवेश भी कर रहे हैं, कई बड़ी कंपनियां, तो कई बड़ी कंपनियों को लिया भी रिलायंस ने, तो ऐसे में मुनाफा लगातार बढ़ रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में अलर्ट पर है यूपी पुलिस। दरअसल फ्रांस की घटना के बाद जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं तो पुलिस से विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक जगह पर विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। लोगों के जमा होने को भी यहां पर देखने और उस पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो फ्रांस में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, दरअसल वहां पर एक शिक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून दिखाया था। तो उस घटना के बाद अब कहीं देश में माहौल ना बिगड़े और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में सार्वजनिक जगह पर और ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और ये कहा गया है कि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ को एक जगह इकट्ठा ना होने दिया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है। घटना फ्रांस की है लेकिन यहां भी अलर्ट है। इससे पहले हमने देखा बांग्लादेश, पाकिस्तान, कई जगह प्रदर्शन हुए हैं और अब ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में ना हो, उत्तर प्रदेश में ना हो, इसके लिए पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। तो ये 5 तस्वीर देखिए जरा। अलीगढ़, भोपाल, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मुंबई जहां प्रदर्शन हुए हैं, तो यूपी में इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए तो पहले से ही एहतियातन तैयारी करने के लिए कहा गया है। ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऋषभ, किस तरह का अलर्ट यहां पर है, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? प्रीति, देखिए यूपी के कई जिलों में कर्फ्यू प्रदर्शन हुआ था जिसको लेकर डीजीपी मुख्यालय में भी खासी नाराजगी जताई गई है और सभी पुलिस एसपीज को, जितने भी जिला कप्तान है, उनको सख्त ताकीद की गई है। किसी भी तरह से किसी भी स्थान पर भीड़ नहीं जुटनी चाहिए, भीड़ जुटने नहीं देनी है। उसमें कोरोना गाइडलाइंस का भी हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं वो अपने जिलों में पेट्रोलिंग करेंगे, पैदल गश्त करेंगे, वो सभी फील्ड में रहेंगे, दफ्तरों में नहीं बैठेंगे, गश्त करेंगे और किसी भी हालत में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऋषभ, खासतौर पर पिछले कुछ समय में ही बहुत सारे प्रदर्शन राज्य ने, खासतौर पर राजधानी ने देखे हैं, तो ऐसे में पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका जानकारी के लिए। इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए खबरें उत्तराखंड की।